ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 4000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 178 करोड़ 90 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, सब श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 01123421764 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा स्थिति पर। आप कोविड को लेकर देश की वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? सिद्धार्थ जी, आज की तारीख में जो कोविड की स्थिति है भारत में, मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी है। इसको कई नजर से आप देखिए। पहली चीज, जैसे आपने बताया कि संख्या जो है कोविड रोगियों की आज की तारीख में प्रतिदिन जो हो रहे हैं वो बहुत ही नाम मात्र को है, बहुत ही कम है। पहले कभी नहीं हुआ कि 30-40 हजार से कम हुए हों, लेकिन आज की तारीख में 5000 से भी कम हमारे रोज के केस हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। दूसरा, इसी के साथ टीकाकरण में जैसे आपने कहा, तो हमारी करीब 57-58% जो आबादी है वो टीकाकरण उसका दोनों खुराक तो हो ही चुका है। ये एक अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि पूरा कोरोना खत्म हो गया है। अगर अमेरिका में देखिए, जिसमें हमारे से कहीं कम आबादी है, उसमें हमारी जितनी आज की तारीख में मृत्यु दर है उससे 10 गुना ज्यादा मृत्युएं हो रही हैं। तो ऐसे कई देश हैं जिनमें अभी संकट टला नहीं है, लेकिन हाँ, वर्तमान में और पहले भी जितना भी टीका ये जो कोरोना की वजह से लोगों को क्षति हुई है वो बहुत ही कम है, अगर हम बनिस्बत देखें अगर बाकी देशों के मुकाबले। तो ये एक अच्छी चीज है। हम लोग काफी जो है, मैं कहूँगा, खुशकिस्मत भी रहे हैं। हाँ, जो नुकसान हुआ है वो तो नुकसान है, लेकिन अभी जो है समय है कि हम टीकाकरण करवाएं ज्यादा से ज्यादा। जो लोग रह गए हैं, जिनकी दूसरी खुराक रह गई है, जो एडोलेसेंट्स में जो है टीनेज के लोग बच्चे हैं, उनमें शुरू हो जाने की संभावना है, तो वो सब एक एक करके टीकाकरण कराएं, जिससे कि आगे के लिए हमें कुछ तो मोहलत मिले और हम लोग ठीक रह पाए। जी, और डॉक्टर अनुपम, इस समय लोगों के मन में एक और बात आ रही है। जैसा कि पहले ट्रेंड में देखा गया था कि पहली लहर आई, उसके बाद वो लहर वीक पड़ गई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। फिर दूसरी लहर आई, फिर वो पीक पे गई और तीसरी लहर में भी यही हुआ। अब इस समय जो है काफी स्थिति सामान्य है, लेकिन क्या ये संकेत है कि आगे आने वाले समय में हमें चौथी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये कोरोना के बारे में अटकलें लगाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि कई लोग अपने डिवाइसेस और अपने ट्रेंड्स देख करके और कुछ मैथमेटिकल मॉडल देख करके अनुमान लगाते रहते हैं, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं कहूंगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी कोरोना से दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ केसेस काफी कम हो गए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कई और देश हैं वहाँ दिक्कतें चल रही हैं अभी। और अभी ओमाइक्रॉन से हमारे यहाँ क्षति बहुत कम हुई है, और ओमाइक्रॉन के भी सब वेरिएंट्स जो हैं, कई और वेरिएंट्स हैं, कई और प्रकार हैं जिनके ऊपर WHO अभी निगरानी रखे हुआ है। और
इनमें से आपने सुना भी होगा BA.2 वेरिएंट जो है जी कुछ दिनों से काफी खबर में भी चल रहा है और इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता था, लेकिन ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है उससे भी कहीं ज्यादा 2 से 3 गुना ज्यादा ये इन्फेक्शियस है। तो ओमाइक्रॉन ही हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस, डेल्टा से 4 गुना इन्फेक्शियस था, उससे भी कहीं 2-3 गुना BA.2 ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट है प्रकार है वो ज्यादा इन्फेक्शियस है। लेकिन अब ये अच्छी बात पता चली है कि ये ओमाइक्रॉन से ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीजें तो आती रहेंगी और ऐसे ही वेरिएंट्स भी आते रहेंगे, तो उससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग टीकाकरण करवाएं और अपने को बचा करके रखें। ठीक है, जैसे सामान्य लग रहा है अभी, मास्क के बिना रहना अभी ठीक नहीं है, मास्क और सामाजिक दूरी हमें बना करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वेरिएंट्स आते रहेंगे और हमें बता करके नहीं आएंगे जी। और कभी भी कोई ज्यादा खतरनाक वेरिएंट होगा या जैसे BA.2.2 है, ये ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि ज्यादा इन्फेक्शन हैं। तो जो ओमाइक्रॉन से नहीं अभी दिक्कत हुई है, जिन्हें जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ है, वो इसकी चपेट में आ सकते हैं अभी। तो ये संभल के रहने वाली बात है। हाँ, जिनको हुआ है उनको हम कहते हैं कि हाँ 2-3 महीने तक दोबारा से होने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी अपने को संभाल करके रखना जरूरी है। और अगर आपको दोबारा से नहीं हो, फिर भी आपके से किसी और को हो जाए, तो इसके लिए भी ध्यान देना जरूरी है, मैं कहूँगा। जी, और डॉक्टर अनुपम, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं और स्टूडियो में उनके बराबर फोन आ रहे हैं। सबसे पहले कॉलर आज के बड़ौद से हमारे रेगुलर लिसनर महेश शर्मा जी हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, जो लोग नशा करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा और कोरोना का खात्मा कैसे हो सकेगा? जी डॉक्टर अनुपम, जो महेश शर्मा जी हैं कोई ना कोई सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं और इस बार जो है जहाँ तक हम इसकी बात करेंगे कि जो नशे की लत है उससे हम कैसे छुटकारा उससे पा सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आज की जो नशा करना है, या तंबाकू खाना है, सिगरेट बीड़ी पीना है और नशीले पदार्थों का भी सेवन करना जो है, ये एक सामाजिक बीमारी है, एक सामाजिक रोग है, जिसको हम लोगों को जिससे निपटना बहुत जरूरी है। और इस पे मैं कहूँगा कि घर का एक बहुत ही जरूरी काम होता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, दिन भर इनके साथ रहें, इनको किसी व्यवसाय में लगाएं और जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, सरकार ने कई अस्पतालों में खोले हुए हैं, उनमें दिखा करके इनको इलाज जरूर करवाएं। क्योंकि ये जो है एक लत होती है जिसमें कि आदमी डूबता जाता है और फिर नुकसान पूरी जो समाज का भी होता है और उसके परिवार का तो होता ही होता है, और खुद उस आदमी का तो है जो नशे में डूबा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इसके लिए पूरे समाज को ही ध्यान देना पड़ेगा और हमें काफी ज्यादा होशियार रहना चाहिए, हमें जागरूक भी रहना चाहिए और ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा हमें तिरस्कार की नजर से नहीं देखना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत होती है। जी, और झारखंड से दिवाकर पाठक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। दिवाकर जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडावीर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, वे संदेह की सागर को पार कर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और कोविड पर अपनी विजयश्री का विजय पर्व मनाएं, क्योंकि वैक्सीन ही अस्थायी समाधान है। डायबिटीज रोगियों पर कोविड का प्रभाव ज्यादा होता है, डायबिटीज निरोध के उपाय बताएं। जी डॉक्टर अनुपम, बहुत ही यूनिक तरीका है सवाल पूछने का दिवाकर जी का, उसमें संदेश भी छुपा होता है और सवाल भी होता है। अब ये कह रहे हैं डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर कोविड का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो हमने सेकेंड वेव में देखा कि बहुत सारे लोगों के अंदर, चाहे वो उसकी वजह चाहे कुछ भी रही हो, डायबिटीज जैसी बीमारियों जो पहले नहीं थी उससे उसका सामना करना पड़ा उनको। देखिए, ऐसा है, जो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, आज जैसा आपने कहा, इन्होंने सवाल भी किया है और इन्होंने संदेश भी पहुंचाया है और इनका
सवाल भी जो है बहुत ही उचित है, मैं कहूँगा। जो हम लोगों ने जितने कोरोना के मरीज देखे हैं, चाहे पहले लहर में, चाहे दूसरी लहर में, या अभी ओमाइक्रॉन में, तो उसमें मैं कहूँगा जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर या खतरे का जो एक निशान है, वो आप ये समझिए डायबिटीज है, मधुमेह है। तो जिन रोगियों को शुगर की दिक्कत है और उन्हें अगर कोरोना हो जाता है, तो ये एक बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। और शुगर के मरीजों में हमने बहुत नुकसान देखा है। अगर आप बाकी लोगों से, बाकी जो जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितने वर्ग के लोग हैं, उनको देखें तो शुगर के मरीजों में बीमारी भी ज्यादा जटिलताएं हुई हैं, उनमें बीमारी ज्यादा गंभीर हुई है। जो कम उम्र के लोग हैं, उनको अगर शुगर है तो उनमें भी दिक्कतें सामने आई हैं। मृत्यु दर भी शुगर के लोगों में बहुत ज्यादा रही है। इसलिए शुगर के मरीजों को तो टीकाकरण सबसे पहले करा ही लेना चाहिए। सरकार ने पिछले साल कर भी दिया था ये। और दूसरी चीज ये है कि जो शुगर के मरीज हैं, उनमें जिनका शुगर खास तौर से अनियंत्रित होता है, कंट्रोल नहीं होता है, उनमें संक्रमण और जटिलताओं के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही जिनका शुगर अनियंत्रित होता है, उनको कई बार जो उनकी लड़ने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे में वो बहुत जल्दी पकड़ भी जाते हैं इन सब वायरसेस से। तो ये अपने में हमें पता है, लेकिन जन जागरूकता के लिए ये जरूरी है। और मैं कहूँगा जो श्रोता है उन महोदय का भी काफी ज्ञान है, इसलिए अच्छी बात है उन्होंने ऐसे सवाल उठाए हैं। तो शुगर के मरीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी। और मध्य प्रदेश में मंदसौर का रुख करते हैं, जहां से बसंती लाल जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। बसंती लाल जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। मैं सरगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यन जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे कि टीबी के मरीज होते हैं तो उनमें चांसेस ज्यादा रहते हैं क्या कोरोना के, या फिर जो शराब ज्यादा पीते हैं तो उनमें कोरोना के चांसेस बढ़ने की शंका रहती है क्या सर? जी डॉक्टर अनुपम क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोरोना थोड़ा कम हो गया है, तो लोग जो है सवाल बहुत ही अच्छे पूछ रहे हैं और जागरूकता वाले पूछ रहे हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने शुगर के लिए कहा, वैसे ही जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, इन लोगों के अभी जो इम्यून सिस्टम होता है वो कम हो जाता है, तो वो भी संक्रमण ज्यादा जल्दी उनमें होता है। तो जैसे निमोनिया भी कई बार बहुत कॉमन होता है और इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होते हैं, ऐसे ही कोरोना वायरस का भी संक्रमण होने की संभावना कहीं ज्यादा रहती है। ऐसे ही जो टीबी के मरीज होते हैं, टीबी के मरीजों में कोरोना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को टीबी का इन्फेक्शन चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, तो उनके लंग्स जो हैं वैसे ही कमजोर हैं। तो उनमें कोरोना अगर संक्रमण हो जाएगा तो उनमें जटिलताएं होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ऐसे ही अगर कोरोना हुआ है किसी मरीज को, किसी रोगी आदमी को कोरोना हो गया है, तो कोरोना वायरस भी जो है इम्यून सिस्टम को काफी सप्रेस कर देता है। उसकी वजह से भी टीबी के इन्फेक्शन हमने देखे हैं अस्पताल में। कई मरीज जो कि मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के थे, मतलब गंभीर वर्ग के मरीज थे, कोरोना से जो पीड़ित थे, उनमें कई बार जो है टीबी के कीटाणु अगर लेटेंट पड़े हुए हैं या उन्होंने बहुत जल्दी टीबी का संक्रमण पकड़ लिया। तो जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनमें भी देखा गया है कि टीबी के इन्फेक्शन ज्यादा हो गए हैं। तो टीबी और कोरोना दोनों ही चीजों में एक लेन देन है, और कोरोना का वजह से जो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, उसकी वजह से टीबी का इन्फेक्शन कई लोगों को में पनपते देखा गया है। जी। और गुरुग्राम से सुभाष जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। सुभाष जी नमस्कार। सुभाष जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार सर। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा सर। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि सर जो अभी बच्चों को, जन्मजात शिशु को जो टीके लगते थे पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया वगैरह का, और अब जबकि वही बच्चे कोविड टीका लगवाने के दायरे में हैं, और चूंकि वो भी मान लीजिए कोविड टीका लग चुका है, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो सर,
तो उसमें सर शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर वो जो सामंजस्य, वो दवाइयाँ और ये कोविड-19 के टीके वो शरीर के अंदर सामंजस्य बैठा लेंगे सर? धन्यवाद सर। जी डॉक्टर अनुपम, क्या कहेंगे आप? देखिए, छोटा सा सवाल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और बहुत उपयोगी है मैं कहूँगा। अगर किसी को कोविड का टीका लगा है तो दूसरा टीकाकरण जो है, कोई भी जो रूटीन अपना है वो आप 4 हफ्ते के अंतराल पे लगवा सकते हैं। ऐसे ही अगर बचपन में जैसे बच्चों को कोई अपना जो शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, टीकाकरण का जो शेड्यूल होता है, उस हिसाब से उनको टीका लगा है अगर, तो अगला टीकाकरण जो है कोविड से अगर आपको लगवाना है तो 4 हफ्ते के अंतराल पे आप उनको लगवा सकते हैं। अभी तो बच्चों में टीकाकरण नहीं शुरू हुआ है कोविड का, लेकिन जो भी वयस्क हैं या जो टीनेज लोग हैं जिनको अब टीकाकरण लगने के 15 से 18 साल में जिनको अलाउ कर दिया गया है, तो 2 टीकों के बीच में अंतराल 4 हफ्ते का कम से कम होना चाहिए, जिससे कि सामंजस्य बना रहे और एक टीकाकरण से जो एंटीबॉडीज बन रही हैं शरीर में, जो विधि शुरू हुई है उसमें इंटरफेरेंस ना हो दूसरा टीकाकरण देने से। तो 4 हफ्ते का अंतराल एक सामान्यतः होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी टीका लगवा सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है, कुछ वायरल डिजीजेस भी अपने पैर पसार रही हैं। ऐसे में बदलते मौसम में हमें किन वायरल डिजीज से खतरा है? देखिए, बदलते मौसम में वायरल डिजीज हमेशा जोर मारती हैं और पहले हम लोग जैसे फ्लू का है, फ्लू से भी हम लोग पहले परेशान रहते थे और अभी जैसा कि कोविड है, तो जब भी मौसम बदल रहा था, कोविड के बारे में हमें नहीं पता था, तो हम लोग अंदेशा यही रखते थे कि शायद कोविड भी बढ़ जाएगा जब मौसम बदलेगा। तो हालांकि कोविड से तो हमें ये कोई ऐसा नहीं पता चला, लेकिन हाँ, अभी जैसे मौसम बदल रहा है, पतझड़ आने वाला है, अभी बहार है और गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, तो इसमें फ्लू के भी बहुत लोग केसेस आते हैं। और ऐसे ही जो है अभी मार्च के महीने में इम्तिहान बहुत होते हैं, हम लोगों को कहा जाता है हमेशा एग्जामिनेशन टाइम इज चिकन पॉक्स टाइम। तो ये आज की तारीख में बुखार और शरीर पे अगर दाने निकलते हैं, जैसा कि लगता है पानी से भरे हुए दाने, तो चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है ऐसे में। तो ये चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन कोविड की तरह ना समझे, ये कोविड का तो अभी हमारे पास पक्का इलाज नहीं है, लेकिन चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन का हमारे पास इलाज है और वो दिलाने से काफी आराम भी, राहत भी मिलती है, जल्दी दाने ठीक भी हो जाते हैं, बीमारी में भी रोकथाम हो जाता है और जटिलताएं नहीं होती हैं। तो ये इस समय यंग एज पे खास तौर से, क्योंकि चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन एक बार जिसको होता है फिर दोबारा से जन्म मतलब नहीं होता है, तो एक ही बार होता है जन्म में। तो जिनको टीकाकरण नहीं लगा है और जिनको बुखार और दाने निकलते हैं शरीर पे, तो चिकन पॉक्स के लिए जरूर दिखवाएं। और अगर बदन दर्द बहुत है, गला खराब है, तो फ्लू का भी आजकल इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है, इसके लिए ध्यान रखना जरूरी है जी। और दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। धर्मवीर जी नमस्कार। धर्मवीर जी से अभी हमारा संपर्क जी मिल गया। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए धर्मवीर जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते धर्मवीर जी, बताइए। डॉक्टर साहब, जैसे 2020-2021 मार्च और अपना अप्रैल का महीना हमारे लिए थोड़ा सा सीरियस वाला रहा, जैसे जिसमें इसमें ज्यादा केस हमारे सामने आए। तो डॉक्टर साहब, अभी भी हमारे देश में 8-9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी अपनी विचारधारा के कारण अभी तक उन्होंने पहला इंजेक्शन नहीं लगवाया। ऐसे लोग हमारे लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं समाज के लिए। तो इसके लिए और एक साथ में जो मास्क को जो लगाना एक उचित धारणा बन गई है, अगर हम खुद ही अनुशासन से मास्क लगाएंगे तो हम अपने को भी और दूसरों को भी बचाएंगे। जी डॉक्टर अनुपम, बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मपाल जी आप। मास्क लगाना अपने को भी बचाना है, अपने परिवारजनों को भी बचाना है और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आप दूसरे को नहीं फैलाते हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, ये हमें समझना पड़ेगा। खास तौर से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, ये अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपने कहा कि मार्च और अप्रैल का महीना हमारे लिए दुखदायी रहा है पिछले 2 साल से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस बार मार्च और अप्रैल का महीना दुखदायी नहीं रहेगा। और जो आपने कहा कि लोग टीकाकरण नहीं लगवाना चाहते हैं, तो देखिए टीकाकरण जो है एक अकेला या एकमात्र उपाय है अभी हमारे सामने। मास्क लगाने से ज्यादा अच्छा जो है कि हम टीकाकरण करवाएं।
तो मास्क लगाना और टीकाकरण, अगर ये 2 चीजें हम लोग सब करवा लें तो हम लोग कोरोना के कहर से काफी हद तक आने वाले भी जो वेरिएंट्स हैं तो उनसे भी हम अपना काफी बचाव करा सकते हैं। जो लोग नहीं लगवा रहे हैं तो वो एक हमारे लिए समस्या है, लेकिन ये हमने पोलियो में भी देखा था, हमें बार बार लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तभी हम लोगों को वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। जबरदस्ती किसी को टीका नहीं लगाया जा सकता है, तो इसलिए इन्हें समझाना ही पड़ता है। इसीलिए कोरोना जागरूकता श्रृंखला भी 2 साल से आपको चल रही है। कोरोना जब कम है तो भी हम लोग आप लोगों से बातचीत करते हैं, और मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। जो लोगों को एक भी टीका नहीं लगा है वो जरूर लगवाएं, क्योंकि आपको फिर चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन होने के, संक्रमण होने के, और उसमें बाकी लोग जब बचे रहेंगे और ऐसे लोग जो कुछ ही लोग रह जाएंगे अब जिनको टीकाकरण नहीं लगा है, तो उनमें जटिलताएं होने का, जो बीमारी की गंभीरता होने का, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं और वो बाकी लोगों को फैला भी सकते हैं और वो वेरिएंट्स को जन्म भी दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं अभी टीकाकरण जिनको लगा है वो टीकाकरण जरूर लगवाएं। मैं उनसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से। तो मेरी धर्मपाल जी के साथ और बाकी सबकी तरफ से एक बार फिर इल्तजा है कि आप लोग टीकाकरण जरूर लगवाएं। और अब रुक करते हैं लोनी गाजियाबाद का, जहां से यामीन भाई रेडियो वाला कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार। जी सर नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत है यामीन भाई आपका। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। जी यामीन भाई बताइए आज आप क्या सवाल लेके आए हैं। जैसे कि जी पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज में मतलब क्या डिफरेंस है, थोड़ा तो ये बताएं। दूसरा कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमें, वो बताते हैं जब हमने डोज लगवाई है तब से हमारे हाथ में दर्द है, इसका क्या कारण है? जी डॉक्टर अनुपम, एक तो ये है कि शायद बूस्टर डोज के बारे में जानना चाहते हैं, या जिसे हम प्रिकॉशनरी डोज कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है हमें? देखिए, आमतौर पे देखा गया है ये पहली और दूसरी खुराक तो आपके शरीर में जो है एंटीबॉडीज पैदा करने के लिए हैं, और 2 खुराक उसके लिए ऑप्टिमम मानी जाती हैं जिसके ऊपर अच्छे से एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो इसलिए वो 2 खुराक थी। अभी जो प्रिकॉशनरी डोज है, जो प्रिवेंटिव डोज जो है, ये है कि जिन लोगों में ज्यादा चांसेस हैं होने के, उनको एक प्रिकॉशनरी डोज का प्रावधान दिया गया है 9 महीने बाद, और ये मेरे ख्याल से और लोगों को भी दे दिया जाएगा। अभी जो वयस्क हैं और जिनमें और बीमारियां हैं, जिनको चांसेस ज्यादा हैं, उनको भी लगवाने का मेरे ख्याल से सरकार थोड़े दिनों में वो कह देगी कि 9 महीने बाद आप लगवा सकते हैं। इसकी जरूरत इसलिए है कि समय के साथ साथ, अभी कोरोना नई बीमारी है और समय के साथ साथ जो है एंटीबॉडीज जो बनी होती हैं, या तो साधारण इन्फेक्शन से या फिर जो वैक्सीन हमने लगाई है उससे, वो समय के साथ साथ क्षीण हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो उनको दोबारा से बढ़ाने के लिए ये एक डोज दी जाती है। तो इसका अभी कोई पक्का नहीं पता है कि कितना ये फायदा करेगी, क्योंकि बीमारी नहीं है और वैक्सीन भी हमारे पास जो हैं अभी उपलब्ध हैं। तो इसको अभी आगे देखते हैं कि कैसे है। काफी ज्यादा शोध चल रहा है इसके ऊपर, और लेकिन ये पक्का है कि जिन लोगों को टीकाकरण लगा है उनमें जटिलताएं कम हो रही हैं, उनमें संक्रमण कम हो रहा है और उनमें गंभीरता कम देखी जा रही है। तो ये इसलिए इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। जब भी मौका मिले तो प्रिकॉशनरी डोज भी जरूर लगवाएं। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ इलाही बख्श जुड़ गए हैं मेवात हरियाणा से। इलाही बख्श जी नमस्कार। सिद्धार्थ सर नमस्कार सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ सर, कि हमारे डॉक्टर साहब जो है, सबसे पहले 3 आसान तरीके हैं कि मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना और हाथ और मुंह साफ रखना, और सबसे पहले और वैक्सीनेशन कराना। इससे आसान तरीका कोई और तरीका नहीं है सर जी। और अगर इनको भी कोई आदमी नहीं करता है तो सर वो ना गवर्नमेंट को दोषी कहलाएगा और ना बीमारी को वो खुद दोषी है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, देखिए इन्होंने 4 प्रिकॉशंस की बात की है और हम आकाशवाणी से जब भी हमारा समाचार बुलेटिन प्रसारित होता है तो हम उसकी शुरुआत ही जो है वो इन प्रिकॉशंस को बताकर करते हैं और अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी समय समय पर लोगों को बताते रहते हैं। डॉक्टर अनुपम, इनके सवाल में ही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपना काम नहीं करते हैं और दोष हम दूसरों को देते हैं, तो यहाँ पर एक बतौर नागरिक हमारी किस तरह की जिम्मेदारी होती है? देखिए, मैं इलाही बख्शी से सहमत हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि हमें जो लोग नहीं ये करते हैं उनको दोष देने से कोई फायदा नहीं है। हम अपना कर्तव्य करें, खुद अपने को संभालें और जैसा कि उन्होंने कहा टीकाकरण लगवाएं और सामाजिक दूरी रखें, हाथ अपना धोते रहें और मास्क लगा करके रखें। ये 4 जो कदम है ये हम अपने लिए करें। जो नहीं करता है वो खुद ही भुगतेगा, तो इसलिए हम उसको दोष क्या देंगे। तो क्योंकि उसने अगर ये नहीं किया तो उसको संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा है। टीकाकरण नहीं लगवाएंगे तो गंभीरता और जटिलता होने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ, उसकी वजह से किसी और को भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये तो समाज का हिस्सा है। कोई बात मानता है, कोई नहीं मानता है। जो लोग बात मानते हैं उनको बेवकूफ भी कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि कोरोना ने बता दिया है कि हाँ, काफी लोग जो ठीक हैं और सही राह पे चल रहे हैं, सरकार के दिशा निर्देश, आकाशवाणी में बताए हुए जागरूकता को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो काफी समझदार हैं। जी। और डॉक्टर अनुपम, बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की। हमारे देश में हर 8 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप का क्या कारण है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि कई बार जब हम बीपी नहीं लेते हैं लंबे समय तक और हमें अगर ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है तो उस केस में हमें पता भी नहीं चल पाता। तो क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे हम इसे पता लगा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत जरूरी है कि 40 साल के बाद हम लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है, तो जरूर ब्लड प्रेशर नपाएं। एक बार साल में एक बार ब्लड प्रेशर नपाना जरूरी है। और ब्लड प्रेशर जो है 140/90, ऊपर वाला 140, नीचे वाला 90 के ऊपर है तो इलाज कराना जरूरी है। जितना ये, इसमें 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो ब्लड प्रेशर अगर है तो जो आपने कहा, इसके लक्षण जरूरी नहीं कि हर एक को हों, तो ये चेक कराना इसलिए जरूरी है। कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है लोगों को, ऊपर वाला 200, नीचे वाला 130, और फिर भी महसूस नहीं होता है। ये ज्यादा खतरनाक है। मरीज को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई वो तो कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा है ब्लड प्रेशर। लेकिन यही बताना जरूरी है कि जब जितने टाइम 24 घंटे में ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, नॉर्मल से ज्यादा रहता है, उतने टाइम जितने भी हमारे जरूरी ऑर्गन्स हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता रहता है। चाहे दिमाग हो, चाहे दिल हो, चाहे गुर्दे हैं, चाहे जो भी शिरा धमनी है, उनमें भी इसका बुरा असर पड़ता है, आर्टरीज और वेन्स के ऊपर। और कहीं भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है, नस बंद हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर को हम संभाल करके नपवाएं और उसको नियंत्रण में रखें। एक दूसरी चीज है, कई लोग कहते हैं कि हमें लो ब्लड प्रेशर है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है। तो लो ब्लड प्रेशर भी मैं कहूँ कि उसके लिए जबरदस्ती में इलाज ना करवाएं। अगर लो ब्लड प्रेशर आपको है और आप चलने फिरने लायक हो तो वो लो ब्लड प्रेशर का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जबरदस्ती में उसको हाई करवाने के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि हाई करवा करके ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जटिलताएं हो जाती है। जी। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आकाशवाणी और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनुपम ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। और हाँ, जब भी मेरा ख्याल आए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।